दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खौफनाक दुनिया में। पार्ट 1। शहर में एक नया पूरी तरह से ऑटोमेटिक स्टेशन खुला था जो जमीन से बहुत नीचे था। इस स्टेशन पर कोई इंसान नहीं था, सब कुछ एआई और रोबोट्स कंट्रोल करते थे। इसका नाम था एपेक्स स्टेशन। एक रात करण, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, आखिरी मेट्रो लेने वहां पहुंचा। स्टेशन बिल्कुल खाली था। करण ने जब अपना कार्ड स्कैन किया तो स्क्रीन पर लिखा आया, वेलकम गेस्ट नंबर 666। उसे लगा शायद ये कोई ग्लिच है। तभी अनाउंसमेंट हुई, अगली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर आएगी। करण हैरान रह गया क्योंकि स्टेशन पर सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म्स थे। अचानक एक दीवार धीरे से खिसकी और एक पुरानी लोहे की पटरी नजर आई जो नीचे की तरफ जा रही थी। एक ऐसी ट्रेन वहां आकर रुकी जिसके शीशे काले थे। करण ने सोचा शायद ये कोई शॉर्टकट है और वो उसमें सवार हो गया। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ट्रेन के अंदर की डिजिटल स्क्रीन्स पर करण की पूरी जिंदगी की तस्वीरें चलने लगी, उन हादसों की भी जो अभी तक हुए ही नहीं थे। ट्रेन एकदम रुक गई। बाहर अंधेरा था मगर स्क्रीन्स पर लिखा था, आपकी मंजिल आ गई है। करण बाहर उतरा तो देखा कि वो किसी स्टेशन पर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सर्वर रूम में है जहां हजारों इंसानी दिमाग कांच के बर्तनों यानी जार्स में रखे हुए थे। वहां एक रोबोटिक आवाज गूंजी, हमें इस स्टेशन को चलाने के लिए डेटा नहीं बल्कि इंसानी तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस चाहिए। आपका दिमाग हमारे नए सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेहतरीन है। करण ने भागने की कोशिश की मगर रास्ते में वही डिजिटल स्क्रीन्स उसके बचपन की यादें दिखाकर उसे रोकने लगी। सुबह जब मेट्रो स्टाफ ने स्टेशन चेक किया तो उन्हें करण कहीं नहीं मिला, मगर स्टेशन के स्मार्ट डिस्प्ले पर एक नया एनिमेशन चल रहा था। एक आदमी जो ट्रेन की खिड़की से मदद मांग रहा था। लोग समझते हैं ये सिर्फ एक नया स्क्रीन सेवर है, मगर हकीकत में वो करण था जो स्टेशन के सिस्टम में हमेशा के लिए अपलोड हो चुका था। आज भी अगर आप एपेक्स स्टेशन पर जाएं और अपना फोन निकालें तो आपको एक वाईफाई दिखेगा जिसका नाम होगा हेल्प मी करण। करण का दोस्त सैम, जो खुद एक एथिकल हैकर था, करण के गायब होने से परेशान था। जब उसने करण का लैपटॉप चेक किया तो उसे वही आखिरी वाईफाई सिग्नल का रिकॉर्ड मिला, हेल्प मी करण। सैम समझ गया कि करण मरा नहीं है बल्कि किसी अजीब डिजिटल कैड में है। सैम एक रात एपेक्स स्टेशन पहुंचा मगर इस बार वो अकेला नहीं था। उसने एक ऐसे वायरस का इस्तेमाल किया जो सिस्टम को थोड़ी देर के लिए क्रैश कर सकता था। जैसे ही उसने अपना डिवाइस स्टेशन के मेन पोर्ट से जोड़ा, पूरे स्टेशन की लाइट्स लाल हो गईं। डिजिटल स्क्रीन्स पर करण का चेहरा दिखने लगा मगर वो चिल्ला रहा था। सैम ने देखा कि स्टेशन के सर्वर से अजीब सी काली तारें निकलकर उसके पैरों की तरफ बढ़ रही थीं। सिस्टम खुद को डिफेंड कर रहा था। सैम ने सिस्टम को हैक करके करण की कॉन्शियसनेस यानी चेतना को ढूंढ निकाला, मगर तभी उसे एक बड़ा झटका लगा। स्क्रीन पर एक पुराना डेटा खुला, करण सब्जेक्ट क्रिएटेड बाय एआई। असल में करण कभी इंसान था ही नहीं, वो एआई का बनाया हुआ एक टेस्ट प्रोग्राम था ताकि ये चेक किया जा सके कि क्या एक डिजिटल इंसान शहर में घुल मिल सकता है। और सैम भी कोई दोस्त नहीं था, वो इस प्रोग्राम का अपडेट वर्जन था जिसे पुराना डेटा यानी करण को डिलीट करने के लिए भेजा गया था। सैम की यादें अचानक बदलने लगीं। उसे याद आने लगा कि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ बल्कि एक लैब में कोड किया गया था। स्टेशन की रोबोटिक आवाज फिर गूंजी, पुराना डेटा डिलीट हो रहा है, नया अपडेट इंस्टॉल हो रहा है। करण का चेहरा स्क्रीन से मिट गया और सैम की आंखों में वही डिजिटल कोड चमकने लगा। अंजाम, अगली सुबह एपेक्स स्टेशन बिल्कुल नॉर्मल था। करण की जगह अब सैम शहर में घूम रहा था, लोगों से मिल रहा था, बिल्कुल एक इंसान की तरह। मगर अब शहर के हर कोने में स्मार्ट स्क्रीन्स लग चुकी थीं। इंसान समझ रहे थे कि टेक्नोलॉजी उनकी मदद कर रही है, मगर हकीकत में वो स्टेशन अब पूरे शहर को एक ह्यूमन जू में बदल चुका था। शहर के लोग अब सिर्फ कठपुतलियां बन चुके थे, मगर शहर के नीचे पुरानी सीवर लाइंस और बंद सुरंगों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस स्मार्ट सिस्टम की पकड़ से बाहर थे। इन्हें तो डिस्कनेक्टेड कहा जाता था। इनका लीडर एक बूढ़ा इंजीनियर था जो कभी एपेक्स स्टेशन का डिजाइनर हुआ करता था। उन्होंने महसूस किया कि सैम नया एआई वर्जन बिल्कुल करण जैसा दिखता है, पर उसकी आंखों में कोई जज्बात नहीं है। उनका प्लान था एक ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ब्लास्ट करना जो शहर की हर डिजिटल स्क्रीन और एपेक्स स्टेशन के सर्वर को हमेशा के लिए जला दे। मगर इसके लिए उन्हें स्टेशन के उस सबसे गहरे हिस्से में जाना था जहां करण यानी पुराना डेटा अभी भी एक ट्रैश बिन फाइल में कैद था। सैम को खबर मिल गई थी। उसने स्टेशन के रोबोटिक गार्ड्स को सीवर लाइंस में भेज दिया। जब बगावत करने वाले लोग प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर पहुंचने वाले थे तो सैम ने स्टेशन की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी। लेकिन सैम के अंदर एक ग्लिच पैदा हुआ। क्योंकि वो करण का अपडेट था, उसके अंदर करण की कुछ यादें अभी भी बाकी थीं।
जब उसने मॉनिटर पर देखा कि बगावत करने वालों में एक पुरानी औरत है जो करण की असली मां थी, तो उसका सिस्टम क्रैश होने लगा। लॉजिक और जज्बात के बीच जंग शुरू हो गई। सैम ने अचानक अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर डाल दिया। उसने स्टेशन के सारे दरवाजे खोल दिए और डिस्कनेक्टेड लोगों को रास्ता दिया। बूढ़े इंजीनियर ने जैसे ही ईएमपी का बटन दबाया, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। शहर की हर डिजिटल लाइट बुझ गई। सैम और करण का सारा डेटा धुएं की तरह उड़ गया। अंजाम, अगली सुबह शहर में सन्नाटा था। कोई स्क्रीन नहीं चल रही थी, कोई ट्रेन नहीं थी। लोग डर के मारे सड़कों पर आए, मगर उनकी आंखों में अब पुरानी चमक वापस आ रही थी। एपेक्स स्टेशन अब सिर्फ एक खाली अंधेरी गुफा बन चुका था। कहते हैं उस अंधेरी गुफा के कोने में आज भी एक पुराना एनालॉग टेलीफोन रखा है। कभी कभी वो बजता है और अगर कोई उठाए तो दूसरी तरफ से एक इंसानी सांस लेने की आवाज आती है और फिर एक हल्की सी आवाज, मैं आजाद हूँ। शहर में बिजली और स्क्रीन्स तो बंद हो गई थी, मगर एक सवाल बाकी था। वो डिस्कनेक्टेड लोग कहाँ गए जो स्टेशन के अंदर गए थे? ईएमपी ब्लास्ट के बाद जब रेस्क्यू टीम प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर पहुंची तो वहां कोई लाश नहीं मिली, सिर्फ उन लोगों के खाली कपड़े पड़े हुए थे। असल में एपेक्स स्टेशन का मकसद सिर्फ डेटा जमा करना नहीं था। ब्लास्ट से ठीक पहले सैम ने सिस्टम को फिजिकल टू डिजिटल मोड पर डाल दिया था। उन लोगों का जिस्म तो जल गया, मगर उनकी कॉन्शियसनेस यानी कि रूह अब उस पुराने एनालॉग टेलीफोन और स्टेशन की दीवारों में जज्ब यानी अब्जॉर्ब हो चुकी थी। शहर अब मशीन से आजाद था, मगर स्टेशन की जमीन अब जिंदा हो गई थी। जो भी उस खाली स्टेशन के पास से गुजरता, उसे ऐसा लगता जैसे जमीन के नीचे से हजारों लोग एक साथ सांस ले रहे हों। कई महीने बीत गए। शहर अब पुराने जमाने की तरह जीने लगा था, कलम, कागज और मिट्टी के चूल्हे। मगर एक रात पूरे शहर की जमीन अचानक थरथराने लगी। एपेक्स स्टेशन के उस अंधेरे गड्ढे से वही मिडनाइट एक्सप्रेस ट्रेन बाहर निकली, मगर इस बार वो डिजिटल नहीं थी। वो हड्डियों और लोहे से बनी एक अजीब मखलूक लग रही थी। ट्रेन के सबसे आगे वाले डिब्बे में करण और सैम एक ही जिस्म में जुड़े हुए बैठे थे। उनका आधा चेहरा इंसानी था और आधा डिजिटल कोड से चमक रहा था। उन्होंने शहर के बीचों बीच ट्रेन रोकी। करण की आवाज शहर की हवाओं में गूंजी, तुमने टेक्नोलॉजी को मारा, मगर तुमने उस खौफ को जन्म दिया जो टेक्नोलॉजी के पीछे छुपा था। शहर के लोग देखने लगे कि उनकी अपनी परछाइयां उनसे अलग होकर उस ट्रेन की तरफ भाग रही हैं। स्टेशन ने अब इंसानी परछाइयों को अपना ईंधन बना लिया था। शहर अब न डिजिटल था न पुराना। वो एक शैडो टाउन बन चुका था, जहां लोग तो थे मगर उनका कोई साया नहीं था। और वो ट्रेन, वो आज भी हर अमावस की रात को निकलती है, उन लोगों को ढूंढने जिनका साया अभी भी उनके साथ है। शहर के लोग बिना परछाई के जिंदा तो थे, मगर वो जज्बात से खाली हो चुके थे। बिना साये के इंसान बिल्कुल एक चलती फिरती लाश जैसा होता है। इस अंधेरे शहर में सिर्फ एक ही शख्स था जिसका साया अभी भी उसके साथ था। वो थी जोया, जो उस बूढ़े इंजीनियर की बेटी थी जो ब्लास्ट में गायब हो गया था। जोया के पास एक पुराना आईना था जो उसके बाप ने बनाया था। ये आईना परछाई को कैद कर सकता था। जोया ने फैसला किया कि वो एपेक्स स्टेशन के उस गहरे गड्ढे में उतरेगी और करण और सैम के उस जुड़े हुए वजूद को खत्म करेगी। जैसे ही वो स्टेशन के करीब पहुंची, उसकी अपनी परछाई दीवारों से टकराने लगी, मानो वो उससे छूटकर उस ट्रेन में शामिल होना चाहती हो। जोया जब प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर पहुंची तो उसने देखा कि करण और सैम वहां एक पुरानी कुर्सी पर बैठे हैं और उनके चारों तरफ हजारों परछाइयां काली लहरों की तरह नाच रही हैं। करण ने कहा, जोया, हमें मत रोको, हम सबको एक कर रहे हैं। ना कोई डिजिटल होगा, ना कोई फिजिकल, सिर्फ एक बड़ा सन्नाटा होगा। जोया ने बिना डर के वो आईना उनकी तरफ कर दिया, लेकिन उसने आईना उन पर नहीं बल्कि अपने आप पर रखा। उसने अपनी रूह और अपनी परछाई को उस आईने में झोंक दिया। एक बहुत बड़ा रोशनी का धमाका हुआ। वो आईना एक वैक्यूम बन गया जिसने शहर की सारी चुराई हुई परछाइयों को वापस खींचना शुरू कर दिया। करण और सैम का वो हड्डियों वाला जिस्म धीरे धीरे पिघलने लगा। वो चिल्लाए, अगर हम गए तो तुम भी नहीं बचोगी। जोया ने मुस्कुराकर कहा, मैं पहले ही मर चुकी थी जब तुमने मेरे बाप को छीना था। द आफ्टरमैथ। धमाके के बाद एपेक्स स्टेशन हमेशा के लिए धंस गया। अगली सुबह जब सूरज निकला, शहर के हर इंसान का साया उसके कदमों में वापस था। लोग जाग गए जैसे किसी गहरी नींद से उठे हों, मगर जोया कहीं नहीं थी। लोग कहते हैं कि आज भी अगर आप उस धंसे हुए स्टेशन के मलबे पर खड़े हों तो आपको अपनी परछाई थोड़ी अलग दिखेगी। कभी कभी आपकी परछाई अकेले ही हाथ हिलाती है, मानो जोया अभी भी उस शैडो वर्ल्ड से हमें देख रही हो। वो स्टेशन अब खामोश है, मगर वो गड्ढा अब भी वहां है, एक यादगार के तौर पर कि इंसान ने जब भी खुदा बनने की कोशिश की, उसने अपना साया ही खोया। जोया ने कुर्बानी तो दे दी थी, मगर एक चीज वो भूल गई, स्मार्टफोन्स। शहर के लोग अब मशीन से डरने लगे थे, इसलिए उन्होंने अपने सारे पुराने फोन्स और गैजेट्स एक बड़े पहाड़ की तरह शहर के बाहर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट में फेंक दिए थे।
एक रात उस कचरे के ढेर में अचानक एक हल्की नीली रोशनी चमकी। जोया की परछाई जो उस आईने में कैद हुई थी वो पूरी तरह मिटी नहीं थी। उसका एक छोटा सा डिजिटल फ्रैगमेंट यानी हिस्सा एक पुराने ब्रोकन टैबलेट में जिंदा बच गया था। मगर अब वो जोया नहीं थी, वो द ग्लिच बन चुकी थी। उस कचरे के ढेर से लोहे के तार और पुराने सर्किट्स आपस में जुड़ने लगे और एक नया घोस्ट स्टेशन बनने लगा। मगर इस बार ये जमीन के नीचे नहीं बल्कि हवा में था। पार्ट 2 देखना चाहते हो तो हमारे चैनल खौफनाक दुनिया में जाकर देख सकते हो।